नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का एक चैप्टर कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण की बात करने से पहले हम बात करते हैं औपनिवेशिक जो नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, उसकी जो आर्थिक नीतियों का देश की कृषि अर्थव्यवस्था और उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और इस प्रभाव का जो परिणाम है वह हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के रूप में देख चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने नई नई व्यवस्थाओं को यहाँ पर लागू किया और इन व्यवस्थाओं ने भारतीय गांवों की पुरानी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया। उनके औपनिवेशिक शोषण का काम जो है और आसान जो है इन व्यवस्थाओं से हो गया। और इस शोषण का सीधा तरीका था कि भूमि की व्यवस्था, चाहे वो लगान हो या वसूल की जाने वाली धनराशि, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। और लगान वृद्धि से भी यही बात से भी बड़ी बात थी कि नई व्यवस्था ने भूमि के निजी स्वामित्व को स्थापित किया और व्यक्तिगत कर निर्धारण और अदायगी की परंपरा भी प्रारंभ की। इन सब के साथ में कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए और यही परिवर्तन जो है इसी को हम कृषि के वाणिज्यीकरण के रूप में देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों का एक परिणाम था कि 1813 के बाद अर्थात इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो जाने पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान और भूमिका बदल गई और अब वह एक मंडी और कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोगी हो गया। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को इसलिए बढ़ावा मिला क्योंकि यह अंग्रेज़ों के पूंजीवादी औद्योगिक प्रसार में पूरी तरह से उपयुक्त बैठता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति उस विकसित अवस्था तक पहुंच चुकी थी जहां उसे कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता थी। अतः अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के कृषि उत्पादन का उपयोग करने की नीति अपनाई और किसानों को यह प्रेरणा दी कि वे अब बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसलें उत्पन्न करके मंडियों में बेचें। इससे पूर्व हम भारत की बात करते हैं तो भारत में गांव जो है आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखे जाते थे और हर प्रकार की फसल जो जिस स्थान की जिस प्रकार की फसलों की पैदावार होती थी, हर प्रकार की फसलों को वहाँ पर समय के साथ में और मौसम के अनुकूल जो है उस एरिया के अनुकूल फसलों को उगाया जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर फसलों की आवश्यकता होती थी तो उसकी आपूर्ति जो है वो सहज ही हो जाया करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों की इस नीतियों के तहत या इस नीति के द्वारा अंग्रेज़ों ने वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन दिया, खाद्यान्न जो फसलें थी उसके बनिस्बत। इससे पूर्व खाद्यान्न फसलों का महत्व जरूरी था। बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हुआ करती है क्योंकि खाद्यान्न फसलों से ही कृषक और समस्त देशवासियों का और सब लोगों का पेट भरता है। लेकिन वाणिज्यिक फसलें जो है वो अंग्रेज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन दिया गया। इन वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो वाणिज्यिक जो कृषि है उसका प्रारंभ बंगाल में हुआ और किसानों को यह प्रेरणा दी गई कि वे बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसलें उत्पन्न करके मंडियों में बेचें। और इस प्रकार भारत में कपास, पटसन या जिसको हम जूट के नाम से जानते हैं, जूट, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू और तिलहन आदि की खेती को बढ़ावा दिया गया और शीघ्र ही इस प्रकार का माल निर्यात भी होने लगा। साथ ही साथ रेल मार्गों के निर्माण ने इस व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा दिया क्योंकि अब एक ही साथ भीतरी इलाकों से बंदरगाह तक कृषि का उत्पादन ले जाना, वहाँ से आयात की हुई बनी बनाई औद्योगिक वस्तुएं ले आना संभव हो गया। इस प्रक्रिया के साथ ही भारतीय किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या बाजार के संबंधों की पकड़ में आ गई और इस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण जो है वह प्रारंभ होता है। जैसा कि हमने बात की कि व्यावसायिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल से होता है और उस समय पोस्त
नील, जूट सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसलें थीं और बाद में इसी श्रृंखला में चाय का नाम भी जुड़ गया। बंगाल में पोस्त और नील का उत्पादन तथा किस सीमा तक तथा किस रूप में उसकी खेती की जाएगी, इसका निर्णय किसान पर नहीं छोड़ा गया, अपितु सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे तय करती थी। यानी इंग्लैंड में जिन माल की आवश्यकता, कच्चे माल की आवश्यकता या उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो माल चाहिए होता था, उसका उत्पादन भारत के कृषकों के द्वारा किया जाए, यह नीति जो है किसानों के ऊपर थोप दी गई, लाद दी गई। और इस प्रकार से खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जब वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, तो यही कृषि का वाणिज्यिकरण कहलाया। इस प्रकार का के जो उत्पादन थे, उसकी प्रकृति किसान की इच्छा और नियंत्रण से परे हो गई और पहले नील और फिर चाय के मामले में नियंत्रण पूरी तरीके से यूरोपीय बागान मालिकों के हाथ में आ गया। व्यवसायीकरण के प्रवेश के कारण एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया, जिसके अंदर जो है जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता, व्यापारी थे और जिसने गरीब किसान के शोषण के लिए औपनिवेशिक राज्य के साथ में हाथ मिला रखा था। और इस प्रकार से किसानों की स्थिति, कृषि के वाणिज्यिकरण के साथ में कृषि की स्थिति जो है वो खराब होने लगी। भारत में जो है 1813 के बाद, अर्थात इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो जाने पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान और भूमिका बदल गई। अब वह एक मंडी और कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोगी हो गया। भारत की ज़रूरत अब उन कृषि उत्पादों के लिए थी जिनको कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाया जाता था। इसके साथ ही लगान की नकद वसूली और मुद्रा विनिमय के आम हो जाने के कारण किसान की पैसे की ज़रूरत पड़ गई और वह ऐसी फसल को पैदा करने के लिए बाध्य हो गया जिनको आसानी से बाजार में बेचा जा सके, और इन फसलों को नकद फसल या कैश क्रॉप के नाम से जाना जाने लगा। वित्त पूंजीवाद के दौर में जब विदेशी पूंजी का देश में निवेश हुआ, तो इसका एक भाग कृषि के क्षेत्र में भी लगा। इस विदेशी पूंजी ने नकद फसल को अपने ही निवेश हेतु चाय, कॉफ़ी, जूट, नील, अफीम, इस प्रकार की फसल जो है वो उगाई जाने लगी। चाय और कॉफ़ी के बागान पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी के नियंत्रण में थे, यानी भारतीयों ने इसके उत्पादन में उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना ही उन्होंने लिया। और पोस्त और नील की फसल तो किसी भी रूप में किसी सीमा तक जाएगी, इसे सरकार के द्वारा ही तय किया जाता था। बिहार में तो किसान को यूरोपियन जमींदार के द्वारा नील पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था और इस प्रकार ज़बरदस्ती व्यवसायीकरण जो है वहाँ पर किया गया। डैनियल एच बुकानन के अनुसार नील के साथ भारतीयों की अत्यंत कटु स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। यह शब्द उन्हें याद दिलाता है अंग्रेजों की लालसा, बेईमानी और निर्मम शोषण का। तो एक तरफ हम नील की बात करें और उसी प्रकार से हम अगर कपास की बात करें, तो जब अंग्रेजों की इन नीतियों के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन जो है उसके लिए उन्हें प्रेरित किया गया, या तो ऐसे में खाद्यान्न फसलों का अभाव और खाद्यान्न फसल जो है जो पहले उस एरिया में आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, अब वे नहीं हो पाने के कारण अब काफ़ी ऊंचे दामों पर मिलने लगी या उसका मिलना उनके लिए दुर्लभ हो गया। ऐसी परिस्थिति में कोयम्बटूर के किसानों ने एक बार एक अंग्रेज जिलाधीश से कहा कि अच्छा है वे कपास की खेती करते हैं क्योंकि वे कपास खा नहीं सकते। यदि अन्न उगाते तो उनको वो खा डालते और खा जाते तो लगान चुकाने के लिए पैसे कहाँ आते। ऐसी परिस्थितियाँ, किसानों की दुर्दशापूर्ण स्थिति जो है वह हो गई और ऐसी परिस्थिति में राजस्व और लगान के दबाव के कारण खेती का रुख गरीबों के खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा, दालों से हटकर नकदी फसल की तरफ होने लगा और इस प्रकार से जिसके कारण अकाल के समय संकट भी उत्पन्न हो गया और किसानों की दशा जो है और अधिक खराब हो गई। भारत के अन्य भागों में भी थोड़े बहुत हेरफेर के साथ इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया। कृषक को एक अत्यंत दूरस्थ और अपरिचित विदेशी बाजार पर आश्रित कर दिया गया, जिसके साथ
उसका एकमात्र संबंध बिचौलिए की एक सशक्त श्रृंखला के माध्यम से था। जहाँ तक बहुसंख्यक किसानों का प्रश्न था, वे बाध्य होकर व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल होना पड़ा। तो इस प्रकार से किसानों की स्थिति जो है, नकद फसल का या कैश क्रॉप्स जो है उसका उत्पादन और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, किसानों की स्थिति और अधिक विकट और दयनीय होती चली गई। व्यापार के उद्देश्य से नकद फसलों का उत्पादन, इसे ही कृषि के वाणिज्यीकरण के नाम से जाना जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने किसानों के शोषण और उत्पीड़न की प्रक्रिया को तीव्र किया। वाणिज्यीकरण का तात्पर्य था विश्व बाजार के लिए कृषि उत्पादन, और इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और व्यापार के उतार चढ़ाव का सीधा असर किसान पर पड़ने लगा। विश्व बाजार में भारतीय किसान को उन्नत कृषि वाले देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अपने कम पूंजी निवेश, उत्पादन के पिछड़े तरीके और भूमि की कम होती उर्वरता के चलते किसान दूसरे देशों के किसानों की तुलना में न केवल कम पैदा करते थे, अपितु अधिक लागत पर पैदा करता था। अतः विश्व बाजार में उन्हें हानि उठानी पड़ी और इस प्रकार से किसानों की दशा जो है और अधिक बदतर होती चली गई। उनके पास में संचित धन न होने के कारण फसल जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ। कभी कभी तो खेत में खड़ी फसल ही व्यापारी को कम कीमत पर उन्हें बेच देनी पड़ी और बाद में व्यापारी उस फसल पर मुनाफा कमाकर लाभ उठाता था। इस प्रकार वाणिज्यीकरण का तात्पर्य था मेहनत किसान की, लाभ व्यापारी का, और इस तरह जैसा कि बताया गया है, व्यवसायीकरण के प्रवेश के कारण एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता, व्यापारी था, जिसने ग्रामीण गरीबों के शोषण के लिए औपनिवेशिक राज्य से हाथ मिला रखा था। इस प्रणाली का आधार अग्रिम राशि ऋण आपदा में फसल की बिक्री का चक्र, जिसने छोटे किसान को अधिक से अधिक लूटे जाने में मदद पहुंचाई। इस प्रकार से कुल मिलाकर कृषि का वाणिज्यीकरण किसानों के किसी भी रूप में किसानों के पक्ष में नहीं था। वाणिज्यीकरण ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया। भारत में यातायात के साधनों का विकास वाणिज्यीकरण का एक मुख्य कारण था। इस विकास के कारण यह संभव हो गया कि अब प्रत्येक क्षेत्र हर फसल को पैदा न करके उसी विशेष फसल को पैदा करे जो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे उदाहरण के लिए असम में चाय, बंगाल में पटसन या जूट, महाराष्ट्र में कपास, और इसी प्रकार के विशिष्टीकरण का सूचक है। कृषि के वाणिज्यीकरण का एक और मुख्य परिणाम यह निकला, जैसा कि इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार, किसानों में अधिक लाभ की फसल अपनाने और कम लाभ की फसल अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। उनके अनुसार विभिन्न फसलों के दामों में उठने और गिरने के साथ साथ आबाद जमीन के उपयोग का घनिष्ठ संबंध है। अर्थात किसी फसल की बाजार दर बढ़ने के बाद अधिकांश किसान उस ओर झुके और इसकी विपरीत स्थिति में उक्त फसल की खेती कम हुई। तो इस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण जो है उसने भारत के किसानों की दशा को और अधिक बदतर बना दिया। एक बहुत बड़ा संकट भारत की कृषि में उत्पन्न किया। विशेष रूप से अंग्रेज़ों की, जहाँ पर हम अंग्रेज़ों की नीतियों की बात करते हैं और अंग्रेज़ों के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने युद्ध नीति और कूटनीति अपनाते हुए भारत के विभिन्न राज्यों पर अपनी स्थिति को कायम किया। वहीं पर यहाँ की अर्थव्यवस्था को, की आर्थिक स्थिति को अपने हाथ में लेने के लिए किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने लेते हुए कृषि का वाणिज्यीकरण किया और अपने फेवर में, अपने पक्ष में खेती जो उन्हें चाहिए उसका उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। और दूसरी चीज़ें जो खाद्यान्न और जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उन पर कटौती या पाबंदी लगा दी गई और इस प्रकार से किसानों की दशा दयनीय होती चली गई। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारत जो एक आत्मनिर्भर कृषि की स्थिति थी, वह स्थिति जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत की आर्थिक स्थिति को
कृषि का वाणिज्यीकरण करके और अन्य आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए भारत की इस दशा को और अधिक विकट बना दिया और बहुत अधिक झकझोर दिया।